हिंदुस्तान पेपर गुरुवार 7 मई 2026। सैयद अता हसनैन का लेख है, ऑपरेशन सिंदूर हमेशा याद किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ केवल एक तारीख नहीं है, यह भारत की रणनीतिक सोच में निर्णय बदलाव पर विचार करने का क्षण है। 7 मई 2025 की घटनाएं एक सफल सैन्य अभियान से कहीं अधिक थी। इन घटनाओं ने राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य तैयारी, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय संकल्प के समन्वय को देश दुनिया के सामने रेखांकित किया। कई मायनों में ऑपरेशन सिंदूर को भविष्य के संघर्ष संचालन के एक सटीक प्रारूप के रूप में याद किया जाएगा। दशकों तक सीमा पार की उकसावे की घटनाओं पर भारत की प्रतिक्रिया अक्सर स्वनिर्धारित संयम में सीमित रहती थी। ऑपरेशन सिंदूर ने संयम त्यागने का नहीं बल्कि इसके परिष्कार को रेखांकित किया। इसने भारत की संवेदनशीलता के साथ बल प्रयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित किया। राजनीतिक नेतृत्व न केवल कार्रवाई का मजबूत इरादा दिखाया बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता, गति, सटीकता और सामंजस्य में बदल गई। ये तीन विशेषताएं ही सफल आधुनिक सैन्य अभियानों को परिभाषित करती हैं। आज के युद्ध केवल धरती, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रह गए। ये साइबर, अंतरिक्ष और विद्युत चुंबकीय आयाम तक फैल गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने इन क्षेत्रों में भारत की बढ़ती दक्षता को प्रदर्शित किया। उन सटीक हमलों में साइबर संचालन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विरोध की संचार और लॉजिस्टिक व्यवस्था को बाधित किया। इस अभियान ने संयुक्त कार्यक्षमता में हमारी परिपक्वता दिखाई। समन्वय से आगे बढ़कर वास्तविक एकीकरण तक। यह नागरिक सेना एकीकरण की भूमिका पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य अभियान नहीं था बल्कि यह पूरे राष्ट्र का प्रयास था। खुफिया एजेंसियों, तकनीकी संस्थाओं और नागरिक नेतृत्व में सशस्त्र बल के साथ मिलकर काम किया। स्वदेशी तकनीक ने निगरानी प्रणाली से लेकर के सटीक हथियारों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आत्मनिर्भर बनने के हमारे प्रयासों में सतत निवेश के लाभ को उजागर करती है। अभियान से पहले और उसके दौरान रणनीतिक दूरदर्शिता दिखी। कूटनीतिक संवादों ने सुनिश्चित किया कि भारत की कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर सही संदर्भ में समझा जाए। सटीक, आवश्यकता और समानुपाती। दूसरी ओर पाकिस्तान सैन्य दृष्टि से सुसंगत जवाब देने के लिए संघर्ष करता रहा। क्षमता की कमी और आश्चर्य की तत्व दोनों ने उसकी जवाबी प्रतिक्रिया की सीमाएं उजागर कर दी। कूटनीतिक रूप से उसने स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया, पर उसे सीमित सफलता मिली। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया का सबसे स्पष्ट पहलू सूचना क्षेत्र में था। वास्तविक हालात को छिपाने के प्रयासों में गलत जानकारी की चालाकी से बौछार की गई, पर वास्तविक समय पर जानकारी बाद वैश्विक निगरानी के युग में ऐसी कहानियां जल्द ही बेनकाब हो जाती हैं। इस झूठे प्रचार का स्पष्टता व आत्मविश्वास के साथ खंडन करना आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी आक्रामकता नहीं थी, बल्कि यह पाकिस्तानी उकसावे पर संतुलित प्रतिक्रिया थी। इसके उद्देश्यों में सटीकता थी, इसके लक्ष्य वैध थे और इसका क्रियान्वयन अनुशासित था। भारत की कार्रवाई ने अनुपातिकता और आवश्यकता के सिद्धांतों का पालन किया और जो संयम के विशेष लक्षण हैं।
भारत ने पूरी प्रक्रिया में सूचना की सत्यनिष्ठा बनाए रखी और पूरी पारदर्शिता बनाए रखकर पाकिस्तान ने आख्यान को तोड़ने मरोड़ने के पाकिस्तानी प्रयासों को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से कई सबक मिले जो भविष्य के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। सबसे पहले, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। रणनीतिक स्पष्टता विरोधियों का हौसला बढ़ाती है, स्पष्टता उन्हें हतोत्साहित करती है। दूसरा, बहुक्षेत्रीय एकीकरण का विकास लगातार जारी रहना चाहिए। बढ़त बनाए रखने के लिए साइबर, अंतरिक्ष व कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निवेश महत्वपूर्ण है। तीसरा, नागरिक सैन्य समन्वय को अधिक संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र शक्ति का समन्वित तरीके से उपयोग सुनिश्चित हो सके। एक अन्य महत्वपूर्ण सबक सूचना युद्ध के लिए है। धारणा की लड़ाई सतत और सीमाहीन होती है। भारत को गलत जानकारी का पता लगाने, उसका मुकाबला करने और पूर्व कार्रवाई की अपनी क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। त्वरित व विश्वसनीय संचार में तकनीकी उपकरण ही नहीं बल्कि संस्थागत तंत्र को शामिल करना अहम है। आख्यान को जीतना रणनीतिक सफलता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर ने रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भरता के महत्व को भी रेखांकित किया। स्वदेशी रक्षा प्रणाली ने अपनी योग्यता साबित की, जिससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम हुई और संचालन से जुड़ी निरंतर निवेश के जरिए इस गति को बनाए रखा जाना चाहिए। इस प्रयास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल महत्वपूर्ण होगा। आज जब देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता वर्षगांठ मना रहा है तो यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की निर्णायक क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों हैं। इसने यह दर्शाया कि संयम अपनाना एक विकल्प है, अनिवार्यता नहीं। आने वाले वर्षों में ऑपरेशन सिंदूर का अध्ययन बहुक्षेत्रीय प्रभावी अभियानों के उदाहरण के रूप में किया जाएगा। इसने अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित किया है, भारत के भीतर भी और देश के बाहर भी। इसने सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत को सुदृढ़ किया। जब राष्ट्रीय संकल्प क्षमता के साथ संयोजन होता है तो परिणाम निर्णायक होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की विरासत इसकी तात्कालिक सफलता तक सीमित नहीं है। यह उस आत्मविश्वास में निहित है जो इसने पैदा किया। यह उन सब में निहित है जो इसने आत्मसात किए और उस मार्ग में निहित हैं जो इसने भारत के सामरिक भविष्य के लिए निर्धारित किया है। अनसुलझे संघर्ष भारत की परीक्षा लेते रहेंगे विभिन्न क्षेत्रों में और विकसित होते प्रारूपों को भी। फिर भी जब तक राष्ट्र के राजनीतिक, सैन्य और संस्थागत प्रभाग एक साथ कार्य करेंगे, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ अपनी क्षमता को एकीकृत करेंगे, प्रभाव का संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहेगा। अगला लेख है ईरान की निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ खड़े होते हुए ईरान द्वारा किए गए हमले की जो निंदा की है वह अभूतपूर्व है। यह बहुत दुखद है कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात या UAE के फुजैरह बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ध्यान रहे, भारत इस युद्ध का पक्षधर नहीं है और वह जल्द से जल्द युद्ध विराम के पक्ष में है। UAE भी युद्ध नहीं चाहता और भारत से उसकी मित्रता छिपी नहीं है। ईरान भी भारत का मित्र देश है। UAE का भारत से तालमेल ज़्यादा बेहतर है। बड़ी संख्या में भारतीय इस संपन्न, खूबसूरत, अपेक्षाकृत ज़्यादा उदार व
समावेशी देश में रहते हैं। कई भारतीयों के लिए यह दूसरे घर की तरह है। अतः भारत द्वारा यूएई पर भारतीयों के लिए यह दूसरे घर की तरह है। अक्सर कहा जाता है कि भारत ऐसे मौक़ों पर ठोस फैसले नहीं ले पाता और चुप्पी साध लेता है। इस पृष्ठभूमि में भी भारत द्वारा की गई निंदा से पूरे पश्चिम एशिया में ऐसा सकारात्मक संदेश जाएगा जो आज बहुत ज़रूरी है। यह प्रशंसनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ यूएई के साथ एकजुटता दिखाई है, बल्कि हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग में नौवहन की आज़ादी बहाल करने की भी अपील की है। यूएई की अमेरिका और इजराइल से मित्रता ईरान की नागवार गुजर रही है। ईरान पर अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमला किया, लेकिन रणनीति के तहत ईरान आसपास के देशों को निशाना बना रहा है ताकि अपने पक्ष में सामरिक दबाव बन सके। बेशक ईरान एक बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन उसका अपने करीबी पड़ोसियों के प्रति ऐसा हिंसक व्यवहार पर बड़े अफसोस की बात है। ईरान के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अब पता नहीं कब सामान्य हो पाएंगे। ईरान द्वारा फुजेर राह बंदरगाह पर किया गया हमला सुनियोजित था, क्योंकि यह बंदरगाह खोर-फक्कन बंदरगाह के अलावा हॉर्मुज़ के बाहर और ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह बंदरगाह भारत के लिए भी बहुत महत्व रखता है। अगर इस बंदरगाह से तेल, गैस और जहाज़ों का संचालन सहजता से होने लगे, तब हॉर्मुज़ से गुजरने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यहाँ यह भी समझने की ज़रूरत है कि यूएई तेल उत्पादकों देशों के समूह ओपेक से बाहर निकल आया है। उसके बाहर निकल आने से भारत जैसे मित्र देशों को ज़्यादा फायदा है। वैसे भी भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले 5 देशों में यूएई में शामिल है। यहाँ ईरान की निंदा होनी ही चाहिए। वह युद्ध के समाधान तक या अपनी बात को माने जाने तक पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बनाए रखना चाहता है। यूएई पर उसका हमला इसी कोशिश का नतीजा है। ईरान नहीं चाहता कि तेल गैस की आपूर्ति का कोई वैकल्पिक मार्ग सक्रिय हो। यह बहुत निंदनीय है कि ईरान द्वारा यूएई पर इजराइल से भी ज़्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। यह पहलू यह भी है कि जहां साऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान से रक्षा समझौते किए हैं, वहीं भारत सरकार यूएई के साथ में रणनीतिक रक्षा साझेदारी स्थापित करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को नीदरलैंड जाते समय आबू धाबी भी जाएंगे। तब बड़े समझौते होने की संभावना है। तमाम देशों की निगाहें इस ओर हैं। ऐसे में भारत को मुखरता से सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस संजोए रखना चाहिए। वक्त पर दोस्तों के साथ खड़ा होना हर लिहाज से जायज़ है। मित्र देश ईरान को भी युद्ध से निकालने और मुख्य धारा में लाने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगला लेख है चीन के विरुद्ध प्रतिबंध। कोरिया में पिछले 10 महीनों से युद्ध जारी है। उसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर 14 राष्ट्रों की सेनाएं कोरिया में लड़ रही हैं, किंतु युद्ध का मुख्य बोझ अमेरिकी सेनाओं को सहन करना पड़ रहा है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने भारतीय प्रतिनिधि के तजवीज़ को मान लिया होता और संबंधित राष्ट्रों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का आयोजन किया होता, तो न केवल कोरिया में युद्ध विराम हो जाता, बल्कि दूर पूर्व की उन समस्याओं का हल भी निकल आता जिसके कारण इस भाग की शांति खतरे में पड़ी हुई है और तनाव बढ़ता जा रहा है। किंतु अमेरिका
भारतीय प्रतिनिधि की तजवीज़ से सहमत नहीं हो सका और उसने चीन की निंदा करने वाला प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका को आज असाधारण प्रभाव प्राप्त है। भारत से राष्ट्र उसके कल को देखकर अपना मत स्थिर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कोरिया में युद्ध विराम के प्रश्न पर विचार हो रहा था तो कई राष्ट्रों ने जो भारत के दृष्टिकोण में से सहमत थे, अंतिम समय में अमेरिका के रुख को देखकर ही अपना मत बदल लिया। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि की तजवीज़ ठुकरा दी गई और अमेरिका की इच्छा अनुसार चीन की निंदा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव से स्वीकार हो जाने से चीन का रुख और भी कड़ा हो गया और शांतिपूर्ण समाधान की जो संभावनाएं नज़र आ रही थीं वो दृष्टि से ओझल हो गईं। तब से कोरिया युद्ध विराम में गतिरोध सा चला आ रहा है। संयुक्त राष्ट्रीय सेना कभी आगे बढ़ती हैं तो कभी उन्हें पीछे हट जाना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रस्ताव में चीन की निंदा की थी उसी में चीन के साथ समझौते का प्रयास करने के लिए एक सद्भावना सीमित भी नियुक्त की गई थी। इसके साथ ही एक और संयुक्त राष्ट्र कमेटी है जिसका काम आक्रमणकारी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाय सुझाना है। इस कमेटी ने अपना काम अब तक स्थगित सा किया हुआ था, कारण वह सद्भावना सीमित समिति से समझौते के प्रयत्नों में आड़े नहीं आना चाहती थी। किंतु सद्भावना समिति को अपने प्रयत्नों में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अगला लेख है सुहेल वहीद, वरिष्ठ पत्रकार का। क्या कम हो रही मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी? 5 राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से अभी हम गुजरे हैं। निसंदेह वह सरकारों के गठन की कवायद तेज हो गई, पर यह जानना सचमुच दिलचस्प होगा कि मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिहाज से यह विधानसभाएं कैसी हैं और मुस्लिम मतों का क्या ट्रेंड दिख रहा है। शुरुआत असम से। कश्मीर और लक्षद्वीप के बाद सबसे अधिक 34% मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य में जनसंख्या के लिहाज से लगभग 55 मुस्लिम विधायक होने चाहिए थे, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता क्योंकि चर्चित परिसीमन के बाद 126 सीटों वाली असम विधानसभा में मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 32 से घटकर 22 रह गई। 10 वर्ष से असम की राज्य सरकार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है और ना अब होने की उम्मीद है। असम की 14 सांसदों में से 2 मुस्लिम हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में समाजशास्त्र के प्रोफेसर नजीमुद्दीन सिद्दीकी का पिछले वर्ष एक अध्ययन बताता है कि असम के जेलों में बंद कुल विचाराधीन कैदियों में 52.54% व कुल सजायाफ्ता कैदियों में 55.6% संख्या मुस्लिम की है। इस सूबे में एक भी डीएम या एसपी मुस्लिम नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी 23 न्यायाधीशों में सिर्फ एक मुसलमान है। असम में बंगला भाषी हिंदुओं की निरक्षरता दर जहां 12% है, वहीं बंगला बोलने वाले मुसलमानों में यह 39% है। गौरतलब है असम में गरीबी दर तेजी से घटने के लिए नीति आयोग की प्रशंसा कर चुका है। इस सूरत-ए-हाल में मुसलमानों के खिलाफ चुनावी प्रचार करके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अगर बड़ी फतह हासिल करती हैं तो यह सियासी से ज़्यादा सामाजिक सफलता मानी जानी चाहिए। ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल का है। यहाँ मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है और असम की तरह यह सूबा भी गरीब मुसलमानों का एक बड़ा आश्रय स्थल है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की संस्था प्रतीचि के अनुसार
बंगाल की उच्च शिक्षा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 12% हैं। यहाँ मुसलमानों की साक्षरता दर 57.47% है, जो राज्य की औसत दर से 10% कम है। यह हाल तब है जब बंगाल में करीब 46 वर्षों से वाम मोर्चे व तृणमूल कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की सरकार रही है। पश्चिम बंगाल में भी निरक्षरता दर 27% से घटकर अब 20% रह गई है, लेकिन करीब 80% मुस्लिम ग्रामीण परिवारों की मासिक आय आज भी 5,000 रुपये से 5,000 रुपये या उससे कम है। 3/4 से अधिक मुस्लिम भूमिहीन हैं। आधे से अधिक के पास BPL या मनरेगा कार्ड नहीं है। सिर्फ 36% मुस्लिम आवास की पक्की घरों में रहती है। साफ है, यहाँ भी हालात ज़्यादा नहीं बदल सके। केरल में मुस्लिम आबादी 27% से ज़्यादा है। यह एक संपन्न और साक्षर राज्य है, जिसकी GDP का बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से आने वाली कमाई है। यहाँ की 6 लाख से अधिक नर्सें खाड़ी और अन्य देशों में नौकरी पर हैं। इनमें लगभग 40% मुसलमान हैं। केरल प्रवासन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार यहाँ के प्रवासियों में मुस्लिम हिस्सेदारी सबसे अधिक 42% है, लेकिन 2 लाख करोड़ वार्षिक विदेशी धन में मुस्लिमों का हिस्सा 40% है। हालांकि असम व बंगाल की तरह यहाँ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता है। सियासत का यह सामाजिक पहलू है, लेकिन इसका एक तकनीकी पक्ष भी है, वह है मुस्लिम प्रतिनिधित्व। इन चुनावों के बाद मुसलमानों की सरकार उसमें नुमाइंदगी और घट जाएगी, क्योंकि ममता सरकार में 7 मुस्लिम मंत्री थे। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में 1 और कर्नाटक में 2 मुस्लिम मंत्री हैं। केरल में 2 या 3 बन सकते हैं। केंद्र सरकार बिना मुस्लिम चेहरे के चल रही है। देश की करीब 20 करोड़ मुस्लिम आबादी बिना अपनी नुमाइंदगी के खुश रहने पर मजबूर है। कहा जा रहा है कि सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग की परीक्षाओं समेत विकास योजनाओं के लाभार्थियों में बढ़ रहे हैं, पर यह स्वस्थ लोकतंत्र की खुशफहमी भरी चूक है। सबका साथ, सबका विकास यदि सरकार करे तो कई अन्य रास्ते खुलेंगे। हिस्सेदारी ही जिम्मेदारी बढ़ाती है। अगला लेख है मनसा वाचा कर्मणा के। शिक्षा का उद्देश्य साफ हो। मनुष्य ने मन में यह कल्पना पाल रखी है कि ईश्वर उसी की शक्ल के है, इसलिए इसको इतना घमंड है। दूसरे जीवों की तुलना में अधिक क्षमता रखने के कारण उसने अपने को भगवान मान रखा है। केवल अपनी भलाई के बारे में सोचते हुए उसने उन सभी को इस जगत में से दूर करने का निश्चय कर लिया है जो इसके अनुकूल ना हो। ऐसी सोच फैलाने के लिए बनी है आज की शिक्षा पद्धति। एक वैज्ञानिक ने अपने शोध आलेख के पन्नों को जोड़ने के लिए एक पेपर क्लिप की तलाश की। मेज पर रखी क्लिप टेढ़ी थी। उसे सीधा करने के लिए उन्हें एक औजार की जरूरत पड़ी। सभी चिटों को उलट पुलट कर ढूंढते हुए उन्हें जंप क्लिप का बॉक्स मिल गया। वैज्ञानिक ने उसमें से एक नई क्लिप हाथ में ले ली। इस सही क्लिप में मदद से वह टेढ़ी क्लिप को सीधा करने के लिए जुट गए। यह देखकर उनका सहायक चौंक उठा। उसके संकेत करने के बाद वैज्ञानिक को अपनी मूर्खता का पता चला कि वह वैज्ञानिक कौन है। स्वयं आइंस्टीन हैं। इसलिए कह रहा हूँ, सीखना अलग चीज़ है और जागरूकता के साथ काम करना अलग बात है। हमारे देश में पहले पारंपरिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। अकेले किसी व्यक्ति के निर्माण तक वह नहीं रुकी थी। उसके साथ जुड़े लोगों को भी उन्नत बनाने की शिक्षा के रूप में वह बनाई गई थी। वह दूसरों को अपने समान देखने की स्वस्थ दृष्टि प्रदान करती थी। लेकिन शिक्षा ब्रिटिश हुकूमत की अधीन हुई। उसने हम सबको बुलाकर केवल मैं के बारे में सोचना की प्रेरणा दी। मैं मेरा के बारे में देखने वाली शिक्षा समाज या परिवार के लिए कभी उचित नहीं है।
जो शिक्षा अपने ही घर, परिवार और देश के दृष्टि से देखने की प्रेरणा देकर स्वयं अपने ही देश में पराया की तरह अनुभव कराती है। ऐसी शिक्षा कदापि अच्छी नहीं है। शिक्षा वही उत्तम है जो केवल जीविका तलाशने तक न रुके और सीखने वाले के दृष्टिकोण को स्वस्थ बनाए, जो हमारी संस्कृति के जड़ों को मजबूत करे, देश के नागरिकों को बंधन मुक्त, निर्भीक और पक्षपात रहित जीवन की ओर आगे बढ़ाएं। अपनी उस संस्कृति से वह पुनः हमारी मुलाकात कराएं, हमें जोड़ें, जो स्वतंत्र वातावरण व दूसरों को अपने समान बनाने की मनोवृत्ति को बढ़ावा देती है। राजनीति और धर्मों के निरपेक्षता को अपने नियंत्रण में लेकर जनता के साथ ठगी करते हुए उन्हें निकम्मा बना दिया है। यदि योजनाबद्ध रूप से किसी चीज़ को ध्वस्त किया जा सकता है तो हम योजनाबद्ध से किसी चीज़ का निर्माण क्यों नहीं कर सकते। शिक्षक ऐसा सशक्त हथियार है, यह हथियार सबको मिलना चाहिए ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। जी है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का लेख।